इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर की धाराओं को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं को डिस्कस किया था। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। गाइस, जैसे आवाज़ की और आप सभी जैसे आवाज़ सुन लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख पाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम कुछ बातें इस प्रकार बिना लिखे ही बताएंगे। उत्तरी विषुवत धारा ये क्या होता है? मैक्सिको से फिलीपींस तक चलती है प्रशांत महासागर में, और वो सेम ही जैसे हमने पहले बताया था, ये भी गर्म जल धारा है और गर्म जल धारा है ये है। फिर क्या होता है, ये ताइवान के तट से टकरा कर क्या हो जाती है, एक शाखा इसकी उत्तर की ओर चली जाती है। इस शाखा को जापान के आसपास, जापान सागर में क्या नाम दे दिया जाता है? जापान के आसपास सुशिमा की धारा नाम दे दिया जाता है। जैसे पहले थी हमारी उत्तरी विषुवती प्रशांत महासागरीय धारा, और अभी जैसे ये हमारी ताइवान तट फिलीपींस तक गई थी, फिर ताइवान के तट से टकरा कर क्या हुआ, यह उत्तर की ओर मुड़ गई और जापान के आसपास इसको सुशिमा की धारा नाम दे दिया गया है। अब यह है, ऐसे मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, सुशिमा की धारा। सुशिमा की धारा इसको नाम दे दिया गया है जापान के आसपास। और विशेषता की हम बात करें तो सेम ही विशेषता है, ये भी गर्म जल की धाराएं है। अभी तक इसमें जो है बहुत अधिक जो परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो यह भी गर्म जल की धारा है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इसी प्रकार से जैसे हमने बात की थी, तो सुशिमा की धारा की हमने बात की थी, तो वो जापान के सागर में चली गई है। और एक शाखा जो बाहर है जापान के पूर्वी तट के साथ साथ गई है, तो उसको नाम दे दिया गया है क्यूरोशिओ की धारा। सुशिमा की हमारे जापान के सागर में चली गई थी, और ये इससे बाहर जापान के पूर्वी तट के साथ साथ गई है क्यूरोशिओ की धारा, और दोनों के मिलने से क्या हो गया, क्यूरो के से डिनोट कर रही है, क्यूरोशिओ की धारा, इसको नाम दे दिया गया है। इसकी विशेषता और इसकी तुलना किससे की गई है? गल्फ स्ट्रीम से। उसी प्रकार से इसकी भी कई शाखाएं इसमें शामिल है, जिस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम में है। जैसे प्रशांत सागर की गल्फ स्ट्रीम किसको कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो हम क्यूरोशिओ का ही नाम देते हैं। गल्फ स्ट्रीम की भांति है। फोर्मिसा बेरिंग जलडमरूतक है। फोर्मिसा नाम है जगह का, उससे बेरिंग जलडमरू तक ये चलती है क्यूरोशिओ की धारा। फिर आता हमारा क्यूरोशिओ का प्रसार की बात करें तो 35 उत्तरी अक्षांश से पूर्व की ओर चला जाता है। फिर आती है हमारी, फिर उत्तरी, यही धारा क्या होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह का नाम दे दिया जाता है। पछुआ पवनों की पेटी में आ जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। इस प्रकार से क्यूरोशिओ का विस्तार इस प्रकार से चला जाता है, और यह अभी तक गर्मी है। उसी प्रकार से जैसे हमने पहले बात की थी, जिस प्रकार से यूरोप की तरफ गई है गल्फ स्ट्रीम का उत्तरी
पश्चिमी प्रवाह, उसी प्रकार से इसका भी यह प्रवाह क्यूरोसियो का ही है। इस प्रकार से यह भी कई शाखाओं में बट जाती है। इन शाखा के नाम दिए गए हैं। दो खंडों में बटी है। एक तो आ गई हमारी उत्तर की तरफ, तो जाएगी हमारी एल्यूशियन। एल्यूशियन द्वीप के आसपास तो है, तो उत्तर की ओर हमें इसको एल्यूशियन का नाम दे दिया जाता है। और एल्यूशियन की क्या है, एल्यूशियन शाखा भी दो शाखाओं में बटी हुई है। एक को नाम दे दिया है बेरिंग सागर का और दूसरी को अलास्का का। तो इसी प्रकार से हम अलास्का को, जैसे अगर हम उसके अक्षांश की बात करें तो अलास्का ठंडे अक्षांशों में आ जाता है। लेकिन क्या है, इस धारा को, अलास्का की धारा को गर्म धारा माना जाता है, क्योंकि यह किसका विस्तार है, उत्तरी, ये क्यूरोसियो का जो उत्तरी पश्चिमी प्रवाह है उसका विस्तार है। इसी वजह से अलास्का और बेरिंग की धारा को क्या नाम दे दिया जाता है, गर्म जल की धारा का नाम दे दिया जाता है। और क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये प्रवाह दो भागों में बट गया। उत्तर की ओर तो गया है, उसको तो नाम दे दिया गया है दो शाखाओं में बटा है, उसको तो एल्यूशियन नाम दे दिया था। एल्यूशियन को दो भागों में बांटा, बेरिंग और अलास्का। और इसका दक्षिणी विस्तार इस प्रकार से आ जाता है कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ। अब यह ठंडी धारा है, क्योंकि बहुत अधिक जो है इसने क्षेत्र को गर्म से जो है ठंडे क्षेत्र को कवर कर लिया है और उन्हीं से आ रही है। तो अब इसको हम कैलिफोर्निया की धारा को ठंडी धारा मान सकते हैं। इसको हम कैसे भी नोट कर रहे हैं, ये कैलिफोर्निया की धारा है और ये ठंडी धारा है। तो अभी ये इस प्रकार से जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से आकर के क्या कर देती है, एक अपना चक्कर पूरा कर लेती है और एक उत्तरी प्रशांत महासागर का एक चक्कर पूरा हो जाता है और बीच में शांत जल दायरे का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे सारगोशम सागर का हुआ था। तो वही बात आ जाती है, फिर आकर के पूरा अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और यहाँ पर जो है इन वाले क्षेत्रों में क्या हो जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ठंडी जलवायु के कारण ऐसा हो पाता है। वर्षा नहीं होती तटों पर ठंडी जल राशि के कारण। तो ये तो था हमारा सिंपली इसका एक चक्कर पूरा हो गया। और कुछ विपरीत और जो है कुछ धारा इसमें भी आ जाती हैं। जैसे अभी हम बात करें, जैसे सुशीमा का तो हमने पहले ही पढ़ा, ये तो आ जाती है हमारे जापान सागर में चली जाती है, जो एक उत्तरी विश्व धारा का एक भाग हुई है, जापान सागर में एंटर करता है, उसको नाम दे दिया जाता है। और एक क्या होती है, एक आती है हमारी धारा बेरिंग जलडमरू की ओर से आ जाती है एक धारा, उसको नाम दे दिया जाता है ओशियो की धारा या फिर क्यूराल ठंडी धारा, जिसकी तुलना किससे की गई है, ये बेरिंग जलडमरू से आती है। इस प्रकार से ये आती है हमारी ओहोशियो की ठंडी धारा, ओहोशियो की ठंडी धारा। और इसकी तुलना की जाती है लेब्राडोर ठंडी धारा से इसकी तुलना की जाती, जो कि डेविस जलडमरू से आती है अटलांटिक महासागर में, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्कर पूरा हो गया और ये एक ठंडी धारा हमने पढ़ी है। लेकिन कुछ क्या होता है, कैलिफोर्निया के तट से टकरा कर एक क्या होता है, विपरीत धारा का जन्म भी होता है। इस महासागर में एक विपरीत धारा का जन्म भी हो जाता है। एक विपरीत धारा भी चलती है, साथ ही साथ यहाँ पर एक विपरीत धारा भी चलती है। कैलिफोर्निया तट के पास एक विपरीत धारा भी चलती है। उसको तो विपरीत धारा नाम दे दिया जाता है। और क्या होता है, एक यहाँ पर टकराने से अत्यधिक जो है जल की राशि होने के कारण भी यहाँ पर भी एक विपरीत धारा जो है संतुलन के लिए ढाल के अत्यधिक जल होने के कारण, उत्तरी और दक्षिणी विश्व धारा के कारण अत्यधिक जल होने के कारण एक धारा विपरीत विश्व धारा भी यहाँ पर जन्म लेती है इन दोनों धाराओं के बीच।
तो ये तो था हमारा प्रशांत महासागर का उत्तरी धाराओं का क्रम। अभी हम पढ़ेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर के बारे में। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में भी ऐसे ही है, जैसे यहाँ पर उत्तरी था तो दक्षिणी में भी दक्षिणी विषुवत धारा, ये क्या है, ये भी गर्म धारा है और ये भी जो है क्या होती है, ये यहाँ जो है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होकर ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर इधर न्यू गायना के इधर चलती है और यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ तक ये कई नाम रहता है। फिर ये पवनों के प्रभाव के कारण या टकराने के कारण इस प्रकार से मुड़ जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ चलती है। यहाँ इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा का नाम दे दिया जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा का इसको नाम दे दिया जाता है। इस तट के साथ साथ फिर क्या होता है, वही पश्चिमी प्रवाह के कारण इस प्रकार से चलती है, पर इसको नाम दे दिया जाता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का, इसको नाम दे दिया जाता है पछुआ पवनों के कारण। तो ये है हमारी कैसी है अभी तक। मान लो इसमें फिर क्या आ जाता है, कुछ धाराएं जो है यहाँ से ठंडे क्षेत्रों से आने के कारण मिल जाती है इसमें। तो अब क्या होता है, यही धारा यहाँ पर टकराने के बाद एक भाग से इसका यहाँ पर निकल जाता है और एक भाग क्या हो जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब इसको नाम दे दिया जाता है ठंडी धारा है। ये ठंडे क्षेत्रों से जो है अक्षांश बढ़ चुके हैं, तो ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चल रही है, तो इसको हम ठंडी धारा, इसको हम नाम देते हैं इस वाली धारा को नाम देते पेरू धारा या फिर हम्बोल्ट की धारा, इसको नाम दे दिया जाता है। ठंडी धारा है, इसे पेरू या हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, पता लगाया था, तो इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। ये ठंडी धारा है, यह ठंडी धारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। और ये एक जो उत्तरी में ही हम बात करें तो जो कैलिफोर्निया की धारा है ठंडी, उसकी तुलना किससे की गई है, किनारी धारा से उसकी तुलना, अटलांटिक महासागर की किनारी धारा से उसकी तुलना की गई है। और ये यहाँ पर हमने बात की थी, तो ये हमारी वेनेजुएला की धारा से इसकी तुलना कर सकते हैं हम, बोल्ट की धारा की, इस प्रकार से। तो एक क्रम पूरा हो जाएगा। और एक क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, पेरू की धारा का, ये पेरू का तट है, इससे क्या होता है 200 किलोमीटर दूर तट से क्या होता है कि इस धारा के कारण, कभी कभी इसके विस्तार के कारण, दक्षिणी विषुवत धारा के विस्तार या उत्तरी धारा के विस्तार के कारण यहाँ से क्या हो जाता है, गर्म जल ठंडे, इस प्रकार से हम बोल्ट धारा की जगह यह जल आ जाता है। और तटों पर इसका प्रभाव क्या होता है, तटों और जो है सागरीय जीवों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे तटों पर तो वर्षा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मरुस्थलीय भाग जो है ब्राज़ील के पठार, जो दक्षिणी अमेरिका का जो है पठारीय भाग है, अत्यधिक हरा भरा हो जाता है, मरुस्थलीय भाग है जो हरा भरा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, तट जो है सागरीय भागों में रहने वाले जीवों में, जो कि ठंडे जल में हम बोल्ट धारा से जो है अत्यधिक पोषित रहते हैं, उनमें क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं। और एल नीनो के आने पर क्या तापमान जो है 3 से 4 डिग्री अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है सागरीय जंतु है मर जाते हैं। तो एल नीनो का जो है बहुत अधिक 2 प्रकार से प्रभाव हम देख सकते हैं। एल नीनो को जो है अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी हमारी प्रशांत महासागर की धाराएं।
प्रकार से एक चक्कर पूरा हो जाता है प्रशांत महासागर का। थैंक यू।